तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक प्लस वन साइंस के लिए टॉपिक का नेम है ग्रेविटी। यूनिट हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन। पिछले जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने बच्चों पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब पढ़ेंगे बच्चों क्या, ग्रेविटी। आप लोग ग्रेविटी वर्ड को बहुत अच्छे से समझते हो कि ग्रेविटी वर्ड है क्या। एक ऐसा फोर्स जिसके साथ अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। याद रहेगा, किसी भी चीज को अर्थ अपनी ओर खींचती है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। ओके, कि कितनी ग्रेविटी के साथ वो अपनी ओर खींचे, कितने फोर्स के साथ वो अपनी ओर खींच रही है हर एक बॉडी को। अपनी ओर खींचने का मतलब जो अर्थ है उसके सेंटर की ओर किसी भी चीज को खींचना, ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था बच्चों, वो क्या था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये था हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसके अंदर था ये फोर्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास वो फोर्स है जिसके साथ दो बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, वो कितने डिस्टेंस के साथ अपार्ट है, तो वो आपस में कैसा फोर्स लगाएंगी, उसको बच्चों हम बोलते थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां हम बोलते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो ये एक फोर्स था जिसके साथ वो दोनों बॉडी से एक दूसरे को आपस में खींचती थी। ओके, तो ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब ग्रेविटी है, इसका मतलब ये जो फोर्स था ये फोर्स है, और जो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मींस ये जो फोर्स था हमारे पास, यही फोर्स का एक पार्ट है क्या, ग्रेविटी, जिसके अंदर जब यहां पर था दोनों बॉडीज एक दूसरे को खींचती थी विद इक्वल फोर्स के साथ। अट्रैक्शन केस शो होता था इसके अंदर। अब ये वाला जो केस है, इसके अंदर बच्चों ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका सेंटर है अर्थ का। ओके, तो इस सेंटर की ओर कोई भी बॉडी बागी चली आएगी बच्चों, तो ये है बॉडी का मास m, अर्थ का मास है m। तो इस बॉडी को अर्थ का सेंटर जो है अपनी ओर खींचेगा, तो बच्चों ये जो फोर्स एट दिस टाइम कहलाएगा उसे हम बोलेंगे ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? तो ग्रेविटी क्या है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों इसके बाद जो है हमारे पास एक वर्ड है जी। ये जी, ये एक फोर्स है, याद रखना ये एक फोर्स है, और ये जो जी है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ की ओर आ रही है। ओके, मेन टॉपिक है हमारा ये जी, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ता है जब हम हाइट पे जाते हैं, मींस अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाएंगे, या डेप्थ पे जाएंगे, इस सरफेस से अंदर की ओर जाएंगे। एट दैट टाइम क्या जी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, हल्का सा उसका ओवरव्यू बताता हूं बच्चों आपको। पहले क्या है, देखो एक बात माइंड में रखना बच्चों, कि कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज तक हम ऑलवेज एक अजम्पशन या एक बात मानकर चलते हैं कि अर्थ के जो ये सरफेस है इसके नियर अबाउट सरफेस तक, मीन्स कुछ हद तक की दूरी तक हम ऑलवेज मानकर चलते हैं कि जी की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट। वो कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलवेज इतनी रहती है बच्चों, किसकी, जी की वैल्यू नियर दी सरफेस। सरफेस के नियर मीन्स जब जहां पर हम अभी खड़े हैं इस अर्थ के ऊपर, इसके पास इसके कुछ हद तक की दूरी तक प्रैक्टिकल वैल्यू हम अज्यूम मानकर चलते हैं कि ऑलवेज कितनी रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जैसे ही हम काफी ज्यादा हाइट के ऊपर चले जाते हैं, मीन्स वो प्रैक्टिकल हाइट से कुछ ज्यादा दूरी तक, मीन्स थोड़ी सी, अब जितनी वैल्यू हम जी की मानकर चलेंगे कि इस जगह पर मान लो इतनी जगह पर इसकी जी की वैल्यू सेम है, कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ी सी उस प्रैक्टिकल वैल्यू की रेंज से थोड़ा ज्यादा अगर हम ऊपर चले गए,
तो एट दैट टाइम बच्चों जी की वैल्यू क्या होगी, हाइट के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी। प्रूफ मिलेगा इस टॉपिक के अंदर जाकर। अभी पहले समझो कि जी की वैल्यू नियर द सरफेस कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड। कुछ हद तक की वैल्यू तक इसकी वैल्यू डिक्रीज जरूर होती है, बट हम उसको भी प्रैक्टिकली सेम ही मानकर चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट उसको हम ऑलवेज नहीं कह सकते कि बच्चों कितनी हाइट पर हम जाते जाएं तो वो सेम रहेगी, नहीं। यहां से यहां तक भी पहुंचोगे ना आप तो जी की वैल्यू में फर्क आएगा, बट मामूली सा आएगा। ओके, बट उसको हम कांस्टेंट ही मानते हैं, थोड़ी सी और कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। बट एक बात क्लियर है कि जैसे एच के साथ हम बढ़ेंगे बच्चों इसकी वैल्यू में फर्क आएगा। क्लियर, डन। उसी तरह से जैसे इस अर्थ की सरफेस से हम अंदर की ओर जाएंगे बच्चों, एट दैट टाइम भी क्या होगा, जी की वैल्यू में फर्क आएगा। उसके साथ क्या होगा अभी बोलो जल्दी से, इस साइड को जी की वैल्यू कम हो रही है तो इस साइड को जाएंगे तो जी की वैल्यू गलत, जी की वैल्यू यहां पर भी क्या होगी, कम होगी। कैसे प्रूफ आएगा, तो ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है जहां पर अभी हम आप खड़े हुए हो, तो यहां पर बच्चों जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। जैसे ही ऊपर जाओगे कम होगी, जैसे ही इस अर्थ के सरफेस से हम नीचे को जाएंगे तब भी कम होगी। समझते हैं कैसे, जी क्लियर है, ग्रेविटी क्लियर है। एक फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला के बाद इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। ओवरव्यू बता दिया बच्चों आपको अभी। ओके, मारो हल्का स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको टॉपिक को। ओके, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से पहले ग्रेविटी क्या है, अर्थ का किसी और बॉडी को अपनी ओर की ओर खींचना, पुल करना किसी भी बॉडी को अपनी ओर विद सम एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आसपास। इतनी वैल्यू के साथ एक्सेलरेशन के साथ किसी भी बॉडी को वो अपनी ओर खींचेगा। तो जो बच्चों इसका मतलब वेट जहां आप बोल सकते हो फोर्स इक्वल्स टू कितना होगा mg, क्योंकि हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन है और इस साइड वाले केस में g वर्कआउट करता है, तो mg क्या हैगा f, तो ये क्या है ग्रेविटी है। तो वेट को भी वही चीज बोलते हैं, वेट भी क्या है, एक ग्रेविटी का फोर्स, एक फोर्स ही तो है कि जो कि हम किसी भी चीज के ऊपर लगाते हैं और वो फोर्स हमारा है तो वो वेट बनता है। अब हम धरती के ऊपर बच्चों क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं अपने मास के साथ, तो वो मास है हमारा, किसी एक्सेलरेशन के साथ हमने धरती को क्या हुआ, पुश किया हुआ है, तो बच्चों वो हमारा वेट बनता, तो वही क्या है फोर्स, तो ये है ग्रेविटी। क्लियर, डन, समझ में आ गई बात। तो इसके बाद अब इसका यूनिट क्या बनेगा, मास का किलोग्राम, इसका क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का क्या बनेगा बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को मिलाएंगे तो फोर्स के यूनिट बनते हैं, वो क्या बनेगा, अभी ये न्यूटन का फोर्स ही तो लगेगा, या केजीएफ आप इसको बोल सकते हो। ओके, क्योंकि अर्थ की ओर अभी फोर्स लग रहा है। ओके, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी वो क्या है हमें क्या पता है बच्चों, यहां पर फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी। अगर किसी भी बॉडी का मास है 1 किलोग्राम, एट दैट टाइम आप ग्रेविटेशन, अभी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या डेफिनेशन बना सकते हो, जी हाँ, क्या आएगी कि कोई बॉडी जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, उस बॉडी को एक अर्थ या कोई हेवनली बॉडी अपनी ओर खींचेगी विद अ फोर्स ऑफ F। एट दैट टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या बनाएगी, G बनेगी। ओके, किसी फोर्स के साथ कोई बॉडी 1 किलोग्राम के मास को अपनी ओर खींच रही है और एट दैट टाइम जो उसकी एक्सेलरेशन आएगी, कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो अपनी ओर खींच रही है, वो वैल्यू क्या कहलाएगी बच्चों, G होगी। ओके, जहां आप ऐसे भी बोल सकते हो मास, सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होगी बच्चों, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के, जब मास कितना हो किसी भी बॉडी का 1 किलोग्राम। सिंपल सी बात, आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसी भी डेफिनेशन इसकी बना सकते हो। ओके, इसके बाद बच्चों क्या होगा, कंप्लीटेड, डन। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला भी कैसे बनेगा, देखो हमारे पास F की वैल्यू क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। ये फॉर्मूला किसका था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था यहां पर, उसी का ही एक पार्ट है कौन सा, ग्रेविटी, जिसके अंदर एक ये जो बनता है ये क्या बनेगी, अर्थ,
और ये जो होगा ये किसका मास होगा, बॉडी का। ओके, तो इसका मतलब एट दैट टाइम ये फोर्स क्या बन जाएगा, अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर है, क्योंकि ग्रेविटी ही है, तो एट दैट टाइम जो फोर्स होगा वो क्या आएगा, mg, और ये जो m होगा ये कौन सा होगा यहां पर, बॉडी का वेट, m2g आएगा। फिर से समझो बच्चों, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास ये था, f की वैल्यू। ओके, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है। जब ग्रेविटी होती है बच्चा एट दैट टाइम फोर्स कितना होता है, इतना होता है। ओके, तो मैं इसी का फॉर्मूला बना रहा हूं। तो ये है हमारे पास फोर्स हो गया, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये है, m2 के साथ ये m2 चला जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, gm1 अपॉन क्या आएगा, r²। तो इस केस के अंदर अब आप बताओ बच्चों मुझे, ये कौन सा है, अर्थ है। ओके, ये अर्थ है, ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 है। ओके, अर्थ की वैल्यू, अर्थ का ये जो मास होगा ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब ये कौन सा केस देखो, अर्थ का ये सेंटर, यहां पर फाइंड करनी है जी की वैल्यू। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये क्या बनेगा उसका, सेंटर से लेकर रेडियस, तो ये फिक्स है कितना, 6400 किलोमीटर। ओके, कांस्टेंट वैल्यू, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, जी की वैल्यू कांस्टेंट, तो जी की वैल्यू भी क्या बनेगी, कांस्टेंट। तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है, तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जी की। क्लियर, डन, समझ में आ गई बात बच्चों। अब जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में रखना है कि किसी हेवनली बॉडी को, हेवनली बॉडी भी नहीं बच्चों, कोई सिंपल से कोई हैवी बॉडी है और एक कोई लाइट वेट बॉडी है, अगर आप दोनों को बच्चों इकट्ठा नीचे को फेंकोगे तो बच्चों एट दैट टाइम, और यहां पर क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, जहां सिंपल बोल लो कि एयर है, डेंसिटी यहां पर लो होनी चाहिए। ओके, तो एट दैट टाइम क्या होगी, लो होनी मीन्स एयर क्या होगी, गर्म होगी, डेंसिटी लो होनी चाहिए। तो एट दैट टाइम बच्चों ये दोनों अगर आप फ्रीली फॉल करवाओगे तो बच्चों ये अर्थ के सरफेस के ऊपर इकट्ठी आकर गिरेंगी। ओके, विद एक्सेलरेशन कितनी, इतनी एक्सेलरेशन के साथ इकट्ठी ही यहां पर जाकर फॉल करें, क्योंकि दोनों के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। कैसे कहा जाएगा ये बात, क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका कम है। ओके, इसका मास ज्यादा, इसका मास कम। अब ये दोनों जाकर इकट्ठी यहां पर गिरेंगी, तो आप ये बताओ बच्चों कि ये जो जी की वैल्यू है इसके ऊपर कहीं पर इनका मास है, मास तो किसका है इस फॉर्मूले के अंदर, अर्थ का है मास। जी की वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ है हमारे पास, आर की वैल्यू भी ये रही, जहां थोड़ी सी ऊपर ये भी आ जाए तो ये भी बच्चों कितना होगा, इतनी हाइट होगी जहां से मैं खड़ा हूं, तो इतनी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि दोनों सेम हाइट से फेंक रहे हैं, तो बच्चों ये चीजें दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, इतनी प्लस इतनी सेम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेकर डिस्टेंस तय किया जाएगा। अब ये हैवी है मास की, ये हैवी है, और ये जो है ये लाइट है, लाइट मास बॉडी से दोनों, ये हैवी है ये लाइट है। तो जब ये दोनों गिरेंगी बच्चों, तो इकट्ठी जहां पर जाकर ये लाई करेंगी, तो क्या इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम जी के साथ आएंगी, तो यहां पर क्या मास ऑफ द बॉडीज है, नहीं है। तो इसका मतलब जी की वैल्यू इनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसके मास के ऊपर डिपेंड करती है, इसके मास के ऊपर। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब हैवी या लाइट वेट हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों सेम हाइट से फेंकी भी जाए मतलब फ्रीली फॉल की जाए, तो सेम डिस्टेंस के ऊपर मींस सेम हाइट से फेंकी जाए तो इकट्ठी जाकर लैंड करेंगी अर्थ के ऊपर। अगर दोनों के बीच में वैक्यूम, जहां एयर जो है लाइट डेंसिटी ज्यादा नहीं है, एयर की डेंसर नहीं है, रेयर एयर है, हैवी एयर नहीं है, लाइट एयर है, तो एट दैट टाइम इकट्ठी जाकर लैंड करेंगी। अगर बच्चों मीडियम हो, जहां एयर जो हो जाए वो डेंस हो जाए, एट दैट टाइम क्या होगा, इनके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि क्या एट दैट टाइम लगेगा, बाउंसी लगेगी, अप थ्रस्ट लगेगी,
तो जिसका जितना ज्यादा एरिया उसके ऊपर क्या होगा, उतनी डेंसिटी अपथ्रस्ट फोर्स, नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जो कि उसको नीचे को आने नहीं देगा। तो वो चीज को हम इग्नोर करते हैं, हम वैक्यूम या एयर वाला केस मानकर चलेंगे तो इकट्ठी जाकर दोनों लैंड करेंगे। बात को ध्यान में रखना, समझ कर चलना। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई, डन, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे बच्चों, सिंपल स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। किसको, अब अच्छा जी की वैल्यू कांस्टेंट है, याद रहेगी ना आपको बच्चों। अब मास ऑफ अर्थ आप निकाल सकते हो ऑलवेज, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है 9.8। ये बात हमने प्रैक्टिकली प्रूव कर दी, किसी फॉर्मूले के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9.8 आ गई, हम मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। ये इसकी वैल्यू 9.8, इसकी वैल्यू 6.67 10 to power 11, इसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर एम की मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। डन। क्या इस मास ऑफ अर्थ के साथ आप और एक चीज, मास ऑफ अर्थ आप निकाल लोगे, डन। आप डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल सकते हो, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो वो कैसे आएगी बच्चों, रो की वैल्यू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो बच्चों आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर, कांस्टेंट 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 वैल्यू। मास ऑफ अर्थ यहां से निकाला होगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ भी निकल आएगी। तो दोनों हो जाएंगे बच्चों। यहां पर यहां तक क्या भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे। ओके, तो ये डन है हमारे दोनों पार्ट्स। ओके, अब स्टार्ट करेंगे हाइट और डेप्थ के साथ क्या जो फर्क पड़ेगा जी की वैल्यू में, वो देखेंगे। मान इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। ध्यान से समझना बच्चों, अभी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। ग्राफ्स जो बनेंगे वो भी ध्यान में रखना, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं ग्राफ्स समझ कर चलो। प्रॉपरली नोट्स बनाते जाओ बच्चों, नोट्स ही तो काम आने हैं। ओके, नेक्स्ट है, फर्स्ट है हमारे पास हाइट इफेक्ट। मेरे पास ये क्या है अर्थ, ये उसका क्या है सेंटर, सेंटर आ गया सी। ये उसका क्या है, ये नियर द सरफेस है, तो ये उसका रेडियस आ गया। ये पॉइंट मैंने ए मान लिया कुछ। ये पॉइंट की दूरी ये भी नहीं रखो, आप यहां पर रखो, ये बी पॉइंट है। मींस जो बॉडी यहां पर थी अब उसको मैंने यहां पर प्लेस किया। तो देखूंगा कि इस बॉडी जब वो यहां पर इस हाइट पर गई तो एट दैट टाइम क्या जी की वैल्यू में कोई फर्क आएगा। देखेंगे यहां पर की वैल्यू हमें जी की पता है कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर जाकर कोई फर्क आएगा देखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जी की वैल्यू है हमारे पास क्या, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये जी क्या है, मास ऑफ अर्थ। आर स्क्वेयर क्या है, क्योंकि नियर सरफेस की ये वैल्यू है 9.8, तो ये पूरा आर क्या बनता है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। जैसे ही ये बॉडी यहां से यहां पर प्लेस की गई तो एट दैट टाइम जी की वैल्यू क्या बनेगी, डिस्टेंस कितना हो गया, ये प्लस ये, और ये हाइट हमारे पास है h, तो क्या आएगा r प्लस h का स्क्वायर। हो गया, दो वैल्यूज ये है हमारे पास। दोनों वैल्यूज को अब क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि एट द हाइट दिस हाइट, इतनी हाइट के ऊपर जाकर जी की वैल्यू क्या बनेगी, तो जी डैश हमने निकालना है। तो वो क्या बनेगा, जी डैश अपॉन जी कर दो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आएगा जी डैश अपॉन जी, क्या आएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर। डन। इसके नीचे आएगा जी एम और उसके नीचे आएगा आर का स्क्वायर। क्लियर, नीचे वाली फोर्थ वाली चीज ऊपर चली गई, ये दोनों कट गए, तो क्या रह गया आर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये चीज आ गई हमारे पास जी डैश बाई जी। ओके, यहां से अगर जी डैश हमने फाइंड करना है तो जी ऊपर चले जाएगा, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है 9.8, वैल्यू फिक्स है, कितनी हाइट होगी वहां पर जाकर आपको जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे कि जब h जो है वो काफी ज्यादा दूरी पर है एज कंपेयर टू दिस r, मींस जितना ये डिस्टेंस 6400 किलोमीटर है, इसके अप्रोक्सीमेटली जब ये h हो जाए, मींस इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रहे, मींस
यहां से मैं इतनी हाइट पर लेकर जाऊं तो इतने एच के लिए, तो एच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट दैट टाइम। उसके लिए आप ये फॉर्मूला मत लगाना। आप फॉर्मूला किसके लिए लगाएं? जब हाइट जो हो वो काफी ज्यादा हो, या कंपेरेबल हो किसके, आर के साथ, एट दैट टाइम आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। मींस इसकी भी वैल्यू कुछ हो एट दैट टाइम, कुछ 0, 1, 2, 3, 4 हाइट, इतने मीटर की हाइट के ऊपर आप ये फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि एट दैट टाइम क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप कब वैल्यू ये फॉर्मूला लगाना? जब ये जो h है ये क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू दिस r, जहां ये h जो कंपेरेबल हो इस r के साथ, इसकी अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू इसकी बनती हो, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, जब ये h हो ये बहुत मींस थोड़ी सी वैल्यू हो, मींस h काफी ज्यादा ना हो, थोड़ा सा वैल्यू के हो, तो एट दैट टाइम मींस h की हाइट, जो ये हाइट है जो बॉडी इस नियर सरफेस से आप कहीं पर लेकर जा रहे हो, एट दैट टाइम ये जो h हो ये बहुत कम हो एज कंपेयर टू दिस r। एट दैट टाइम जब नेग्लिजिबल अमाउंट का हो h, एट दैट टाइम आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो देखेंगे अब हम। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये आर स्क्वायर है, नीचे भी क्या करोगे, अभी देखो आर स्क्वायर ऊपर ऐसे ही है, नीचे क्या करोगे आप, आर तो यहां पर है, एच के साथ आप आर को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। क्यों किया बताऊंगा। आर स्क्वायर यहां पर आ गया, नीचे क्या आर दोनों के पास है, तो आर निकाल दो कॉमन बार, आर निकाल दिया कॉमन बार, तो यहां पर क्या आ गया 1, और यहां पर क्या आ गया, एच के साथ आर है। ओके, आर नीचे भी है ऊपर भी है, तो ऊपर वाला बाहर चला गया, तो h बाई आर का स्क्वायर आ गया। ओके, निकाला। अब यहां से भी आर निकाला था, यहां पर भी निकाला था इसका स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या होगा स्क्वायर, आर के स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर चला गया, क्या रह गया अभी देखो, g डैश अपॉन g इक्वल्स टू 1 प्लस h बाई आर, ये वैल्यू थी नीचे स्क्वायर, अब ऊपर जाकर ये क्या होगी -2। जो पावर नीचे थी इस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर भी, ये जो पावर थी ये पॉजिटिव थी, जब ये ऊपर चली जाएगी तो पावर क्या होगी नेगेटिव। हो गई बात, समझ में आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। बाइनोमियल आपके लिए बच्चों नया वर्ड है। बाइनोमियल फर्स्ट पावर तक आप कैसे ओपन करना है वही फिजिक्स में रहेगा, सेकंड पावर तक कभी फिजिक्स में नहीं आएगा टिल +2। तो बाइनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट पावर तक वो आप समझ लेना, 1 का 1 रहेगा, ये जो चीज है इसके साथ ऊपर जो पावर थी ये आगे चली जाएगी, मींस कैसे, -2 यहां पर आएगा, साथ में आ जाएगा h बाई आर, तो ये बाइनोमियल ओपन हो चुकी है। फिजिक्स के अंदर बच्चों बाइनोमियल फर्स्ट पावर तक ही वैलिड है, उसके आगे आप नहीं करोगे, क्योंकि कुछ बच्चे मेडिकल के भी हैं और कुछ नॉन मेडिकल के भी हैं, तो दोनों को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए आप सिंपल इस बात को याद रखो कि बाइनोमियल कैसे ओपन करते हैं फर्स्ट पावर की। ये जो पावर हमारे पास थी इसको इस सेकंड क्वांटिटी के सिर्फ आगे लिख देना है, आगे आपने सॉल्व इसको नहीं करना। तो क्या होगा 1 - 2 h बाई आर, ये बाइनोमियल ओपन हो चुकी है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे, g डैश अपॉन g की वैल्यू क्या आएगी 1 - 2h बाई आर, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। ओके, अब इस केस में क्या है, देखो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब ये जो g डैश होगा ये कहां पर आएगा, g साथ में आएगा 1 - 2h बाई आर। ओके, अब ये जो हाइट थी हमारे पास, ये जो हाइट, अब ये हाइट अगर बहुत ज्यादा कम हो, मैंने बोला था पहले भी बच्चों कि हाइट ये क्या होगी इस वाले केस तक, तो जब आप फॉर्मूला लगाकर चलोगे जब हाइट बहुत ज्यादा है या काफी ज्यादा है। अगर हाइट बिल्कुल कम है, बिल्कुल थोड़ी सी है, एट दैट टाइम क्या होगा, वो h आप यहां पर उसकी वैल्यू लिखोगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 1 के अंदर 1 से वो क्या होगा माइनस, अब ये लेस क्वांटिटी है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, बहुत थोड़ी रहेगी, 1 से क्या होगी बहुत छोटी होगी, तो इसके साथ जब इसको माइनस करोगे आप तो वैल्यू क्या आएगी, एक के अंदर से इसको माइनस किया जाएगा इस पूरी चीज को, 1 माइनस दिस ऑल क्वांटिटी, तो वो भी क्या वैल्यू बनेगी 0 पॉइंट कुछ बनेगी। जब वो 0 पॉइंट कुछ इस g के साथ मल्टीप्लाई होगी जिसकी वैल्यू क्या है 10 या 9.8 है, तो वैल्यू क्या होगी,
जब इसकी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होती तो 9.8 ही बनती, बट ये 0 पॉइंट कुछ है, इसका मतलब 9.8 से क्या होगी, लेस होगी। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, जी डैश के। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हाइट के बढ़ने के साथ जी डैश की वैल्यू क्या हो गई, लेस हो गई। समझ में आ गई बात समझ में आई। यहां पर का फॉर्मूला h बहुत ज्यादा के लिए आप ये लगाओगे, अगर थोड़ा बहुत h है एज कंपेयर टू r तो ये फॉर्मूला लगाओ। h की वैल्यू फिल करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 6400 किलोमीटर के साथ, इसकी जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट कुछ बनेगी, जहां 0.000 कुछ बनेगी, जहां 000 कुछ भी बन सकती है इसकी वैल्यू। ओके, तो वो आपके पास वैल्यू जब आ गई बच्चों, तो वो वाली वैल्यू आप 1 से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट कुछ की वैल्यू आएगी। वो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। समझ में आ गई बात। ओके, तो ये मेरे, अब यहां से आपको पता चल गया बच्चों, हाइट के बढ़ने के साथ जी की वैल्यू, जी डैश जो है अब इस यहां पर की वैल्यू होगी जी डैश। ओके, यहां पर था जी, तो जी डैश की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर। अब और कैसे समझेंगे इसको, अगर जी डैश की वैल्यू क्या हो जाए, अब ये जो हाइट थी, अब ये हाइट, ये फॉर्मूला किसके लिए, जब हाइट बहुत ज्यादा हो। एक और अच्छे तरीके से समझेंगे, अब जब ये हाइट जो है वो कितनी हो जाए, जितना ये रेडियस था, अगर उतनी ही हाइट हो जाए, एट दैट टाइम क्या होगा, जी डैश की वैल्यू क्या बनेगी, देखो जल्दी से, जी डैश अपॉन जी था। ओके, ये फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि ज्यादा हाइट है तो यही फॉर्मूला लगाकर चलेंगे। आर डैश अपॉन क्या है, आर प्लस एच की भी कितनी वैल्यू जितनी आर थी, तो इसका मतलब ये भी आर नीचे आ गया तो स्क्वायर हो गया, तो क्या बन गया, आर स्क्वायर बाय 2 आर बन गया। 2r का स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर चला गया, जो जी डैश की वैल्यू क्या बनेगी, ये जी ऊपर चला गया तो जी बाई 4। तो इसका मतलब क्या, जब ये जो हाइट है ये कितनी हो जाए, इस रेडियस के बराबर, मीन्स जितना ये रेडियस ऑफ अर्थ है उतना ही ये ऊपर चला जाए, तो एट दैट टाइम जी डैश मीन्स उस वक्त उस पॉइंट के ऊपर बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ एक्सेलरेशन वैल्यू एट दिस नियरेस्ट पॉइंट, 9.8 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ गई बात, 2 पॉइंट कुछ वैल्यू बन जाएगा एट दिस पोजीशन के ऊपर। ओके, तो बच्चों ये हो गया हाइट इफेक्ट। अब कौन सा करेंगे, डेप्थ का इफेक्ट। डेप्थ के साथ क्या होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका भी आप। अब डेप्थ वाले केस के अंदर आप बच्चों कैसे समझोगे इसको, सिंपल, जैसे आपने पहले अभी हाइट बढ़ा दी थी, क्या आप ऐसे ही डेप्थ को भी बढ़ाओगे, बताओ जल्दी से। क्या उस वाले केस के अंदर आप डेप्थ को भी ऐसे ही इंक्रीज करेंगे जैसे हमने अभी हाइट को इंक्रीज किया था, क्या उसके साथ कोई और चीज भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, देखेंगे। डेप्थ इफेक्ट, वो क्या है, ये है मेरे पास अर्थ। ओके, ये है उसका अर्थ सरफेस, इतना मैं नीचे चला गया तो ये पॉइंट अभी ए है, ये पॉइंट बी है। एट दिस पॉइंट जो अर्थ होगी वो कुछ होगी ये वाली। ओके, क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये वाला मास उसके अंदर से क्या होगा, माइनस होगा, तो स्फेरिकल शेप है बच्चों, तो रेडियस कितना रह जाएगा, इतना। ओके, डेंसिटी में भी फर्क आएगा। क्लियर। तो अभी इतना नीचे आने के बाद ये पॉइंट के ऊपर आने के पर, इस पॉइंट पर आने पे बच्चों उसका मास भी इतने, ये जो सर्कल है इसके अंदर वाला ही कंसीडर होगा, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल शेप है, रेडियस वर्कआउट कर रहा है, रेडियस का इफेक्ट है स्फेरिकल शेप होने की वजह से। तो क्या होगा, ए पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू आ गई, जी एम बाय आर स्क्वायर, आर क्या था अभी इसका रेडियस। तो बी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जी, अब क्या होगा यहां पर जी, यहां पर मैं एम डैश लिखूंगा इसको बच्चों, एम नहीं लिखूंगा। ओके, इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको एम डैश लिखूंगा,
m नहीं लिखूंगा क्योंकि इस पॉइंट पर जितना मास यहां पर था उतना ही मास यहां पर है। अब मास क्या हो गया, लेस हो चुका है इससे, इतना मास बाहर है अब इस शेप से, इस रेडियस से। तो क्या होगा, नीचे आएगा क्या, कितना रेडियस रह गया r, ये d था, इतनी डेप्थ हो गई, तो r माइनस d आ गया यहां पर स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्मूला, अब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी डैश की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, फिर से 2 डिवाइडेड बाय 1, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है। ओके, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया तो क्या बनेगा, gm डैश अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर, और यहां पर बनेगा gm अपॉन क्या बनेगा, r का स्क्वायर। ओके, g के साथ g तो चली गई, m डैश है, यहां पर है m, तो उस केस पे आप क्या करोगे, तो वो देखेंगे अब हम कैसे। देखो यहां पर डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मास इक्वल्स टू, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो क्या बनेगा, मास अपॉन वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि इस वाले केस के अंदर फॉर्मूला ये बनेगा, क्योंकि पूरा मास है, पूरा रेडियस आएगा। इस वाले केस के अंदर क्या बनेगा, डेंसिटी, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी तो सेम रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है उसकी वजह से मास की वैल्यू भी कम है। डेंसिटी ऑफ अर्थ शुड बी सेम, वो सेम रहनी चाहिए। तो यहां पर डेंसिटी क्या बनेगी, देखो जैसे ही अब वो नीचे आया, रेडियस कम हुआ, तो एट दैट टाइम मास की वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी, वो क्या आ गया, m डैश। ओके, मास यहां पर m था, अब क्या हो गया, m डैश, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, 4/3 पाई r, r क्या है अब यहां पर, r माइनस डी का क्यूब हो गया। यहां पर m निकालो, यहां से m डैश निकालो, यहां से m निकाला तो वो क्या बन गया, रो साथ में आएगा 4/3 पाई r क्यूब, यहां से m डैश निकालो तो वो क्या बनेगा, रो साथ में आएगा 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब। ओके, फॉर्मूले यहां पर फिल करो, तो क्या बना, m डैश की वैल्यू फिल की तो वो कुछ ये थी, 4/3, साथ में आ गया पाई और साथ में आ गया r, ये रो आ गया, साथ में पाई आ गया, साथ में आ गया r/d का क्यूब। ओके, r/d का क्यूब आ गया, और साथ में क्या है, r स्क्वायर है, अपॉन क्या आएगा, r माइनस डी का स्क्वायर, और यहां पर मास का फॉर्मूला बनेगा, रो साथ में आएगा 4/3 पाई r क्यूब। ओके, स्क्वायर था तो ये कट गया क्यूब, और साथ में एक r यहां से बच गया, रो के साथ रो चली गई, डेंसिटी चली गई, पाई के साथ पाई भी चला गया, 4/3 के साथ 4/3 भी चला गया, स्क्वायर के साथ ये चला गया, और एक ऊपर बच गया, वो क्या रह गया, r माइनस डी, और नीचे क्या रह गया बच्चों, r। तो ये चीज आ गई इसके बराबर। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर दो तो वो क्या बनेगा, 1 माइनस डी बाई आर, किसके बराबर हो गया, इस चीज के। अब यहां से आप g डैश की वैल्यू निकाल दो तो वो बनती है इस चीज की। ओके, अब डेप्थ जो है वो ये रही, डेप्थ की वैल्यू क्या r के बराबर है, नहीं है, क्योंकि r इतना है, जब ये डेप्थ पूरी यहां पर चली गई, मीन्स जितना r था उतनी ही डेप्थ हो गई, एट दैट टाइम क्या होगा, दोनों के दोनों एक जितने हो गए, 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू भी r हो गई, इसकी वैल्यू भी r हो गई, मीन्स जितनी डेप्थ थी वो r के बराबर हो गई। मीन्स ये वाला जो पॉइंट यहां पर था वो पॉइंट यहां पर B पर तो है, पर जब ये B पॉइंट मैं यहां पर ले आऊंगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वहां पर क्या होगा, यहां पर भी r, यहां पर भी r के साथ r चला गया तो 1 रह गया, 1 माइनस 1 0, तो g डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। अब ये g डैश की वैल्यू 0 कब बनी, when B point is at center of earth। जब ये B पॉइंट कहां पर आ गया, सेंटर ऑफ अर्थ, मीन्स D की वैल्यू कितनी होगी, R के बराबर, तो वहां पर G डैश की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब एट दिस सेंटर ऑफ अर्थ वी आर हैविंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू इज 0। जैसे जैसे
यहां से हम आ रहे थे इस साइड को, तो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ओके, जैसे हम यहां से ऊपर को जा रहे हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। यहां पर क्या है, मैक्सिमम, तो लिखते जाए, यहां पर है मैक्सिमम, ऊपर जाओ तो मिनिमम होती जाएंगी, नीचे को भी आओ तो मिनिमम होती जाएगी। ओके, और यहां पर जाकर जी की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्लियर? तो डेप्थ के साथ भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस होती जाती है। ओके, और जैसे हम ये जो हाइट बहुत ज्यादा हो जाए, ये जो हमारे पास इसकी जो ये फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो कि अब हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अब उससे भी अगर हम बाहर चले जाएं तो वहां पर भी क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से हम बाहर निकल जाएंगे, ग्रेविटी इंपैक्ट 0 होगा, हम नीचे अर्थ की ओर आ नहीं सकते, ग्रेविटी इंपैक्ट 0 हो जाएगा एट दैट टाइम भी। सो जी के साथ, हाइट के साथ बढ़ने के साथ जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, डन। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब ग्राफ्स देख लें एक बार। तो पढ़िए बच्चों अब ग्राफ्स। तो ग्राफ क्या था, एट हाइट के लिए हमारे पास वहां पर जी डैश की वैल्यू क्या थी, जी साथ में था आर स्क्वेयर अपॉन था आर प्लस एच का स्क्वेयर। ओके, एट डेप्थ पर हमारे पास क्या था, जी डैश की वैल्यू थी जी, साथ में था हमारे पास आर माइनस डी अपॉन है आर। ये 2-3 थिंग्स हैं हाइट के लिए और डेप्थ के लिए जी डैश की वैल्यू। ओके, डायग्राम साथ में बनाएं ताकि थिंग्स और क्लियर हो सके। और सेम डायग्राम है, गलती से इरेज होगी बच्चों, दोबारा बनाएंगे। अब हम, ये थी हमारे पास अर्थ, अर्थ का ये रहा सेंटर, ये उसका क्या है, सरफेस है, यहां पर जी की वैल्यू थी, ये कुछ हाइट है, ये रही हमारे पास हाइट, हाइट कितनी h है, ये इसका रेडियस, रेडियस कितना है r। ओके, यहां पर g वैल्यू थी, यहां पर g डैश है, यहां पर g डैश की वैल्यू 0 है, यहां पर भी g डैश की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, इस साइड को जाते वक्त भी g डैश की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है इस सरफेस से ऊपर को जाते वक्त। ओके, तो इस वाले केस डायग्राम कैसे बनानी है, जी डैश की वैल्यू है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, जी डैश की वैल्यू इसके साथ क्या रिलेट करेगी, जी डैश की वैल्यू इसके साथ रिलेट क्या करेगी। देखो, फर्स्ट वाला केस, हाइट वाले केस के लिए हमारे पास है r प्लस एच, उसको मैं अगर r मान लू, मीन्स h प्लस r, इस सारे डिस्टेंस को अगर मैं मान लू स्मॉल r। ओके, तो रिलेशन बनेगा g डैश, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, g डैश की वैल्यू बनेगी इसके साथ r स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r के स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। ओके, तो पहले वाले इस हाइट के लिए हमारे पास g डैश बनेगा r के साथ स्क्वायर। ओके, डेप्थ वाले केस में क्या होगा, r माइनस डी है, r माइनस डी मीन्स सर्टेन डेप्थ, मान लो इतनी डेप्थ, ये रही मेरे पास डेप्थ। ओके, तो यहां पर भी एक बनता था एक और सफियर, तो r माइनस डी जो ये बचा, मगर उसको मैं अगर r मान लू स्मॉल r डैश मान लो उसको। ओके, तो ये जो बचा, ये r कैपिटल R, इससे d गया, तो ये जो पीछे बचा इसे मैं r डैश मान लू, मीन्स इसको चीज को डेप्थ वाले केस में r माइनस डी को मैंने स्मॉल r डैश मान लिया। ओके, तो इस वाले केस में रिलेशन बनता है बच्चों कैसे, r माइनस डी और वो बनेगा r डैश। तो देखो आपको फर्क दिख रहा है बच्चों कि जैसे जैसे इसमें से ये चीज बढ़ती जाएगी, अब ये चीज r डैश क्या है, r माइनस डी मीन्स r में से d गया, तो जैसे जैसे ये r डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी g डैश की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। मींस अब ये पार्ट है ना, अब डेप्थ ज्यादा हो तो डेप्थ इतनी होगी तो r डैश सिर्फ इतना बचेगा,
अगर डेप्थ इतनी हो जाए तो आर डैश इतना बचेगा, तो उस पर डिपेंड है क्योंकि यहां पर जी डैश की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे ये वाला डिस्टेंस जो ये यहां पर डिस्टेंस है आर डैश, ये बढ़ता जाएगा, जी डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि यहां पर 0 है, बढ़ती जाएगी यहां पर जाकर मैक्सिमम। फिर अब हाइट के बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहां पर हाइट वाले केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर लॉ के साथ है और यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, आर डैश के साथ। क्लियर? तो बनाएंगे अब इसके ग्राफ बच्चों। तो ग्राफ, एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों थिंग्स हम कवर अप करेंगे। तो ये रहा डिस्टेंस, ओके, और इस साइड को है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डैश। ओके, तो ये सेंटर से स्टार्ट करूंगा, डिस्टेंस यहां से 0 से स्टार्ट है, यहां पर जी डैश की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो मान लो इतना क्या है रेडियस, ये रेडियस किसका है, अर्थ का। इतना ही अब आगे और मान लें, ये 2, ये 3, ओके, और ऐसे ही अब आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गए 4। ओके, तो क्या होगा, यहां से लेकर जैसे जब तक ये डिस्टेंस हमारे पास अचीव नहीं होगा, ये डिस्टेंस अचीव नहीं होगा, तब तक क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्लियर? स्ट्रेट लाइन बनेगा इसके अकॉर्डिंगली। ओके, उसके बाद जैसे जैसे ये, अब मैंने बोला था बच्चों, अगर वो डिस्टेंस जितना ये r है उतना ही h हो, पहले हमने एक केस किया था कि हाइट भी उतनी हो जाए जितना r है, तो एट दैट टाइम g डैश की वैल्यू क्या बनती थी, g/4। हाइट वाले केस के अंदर पड़ा था। तो बच्चों अब इसकी वैल्यू जितनी है, इसके 4th पार्ट डाउन जाएगा, 1 2 3 4 मीन्स कम से कम इतना। तो सेकंड वाले केस के अंदर कम से कम इतना, तो यहां से अब वैल्यू डिक्रीज होगी ऐसे। ओके, उसके बाद क्योंकि इनवर्स लॉ फॉलो कर रहा है, उसके बाद लगातार डिक्रीज होती जाएगी। और कुछ ऐसा केस आएगा जैसे मान लो यहां पर, अब ये जब केस आ गया तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, जी डैश की वैल्यू बिल्कुल 0 होगी, मतलब इतनी हाइट अचीव कर ली हमने कि अब जी डैश की वैल्यू 0 बन चुकी है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुके हैं, हम निकल गए हैं अर्थ की। तो अगर इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर निकल गए तो वहां पर जी डैश या ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब हम स्पेस पे पहुंच चुके हैं। क्लियर? ग्राफ समझ में आ गए? तो यहां पर ये रहा इनवर्स लॉ के साथ, इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ, और यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साथ। तो ये ग्राफ से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको भी आपने याद रखना है अच्छे से। कहां पर इनवर्सली है स्क्वायर लॉ के साथ, कहां पर डायरेक्टली है, याद रखना। थिंग्स अच्छे से आपको क्लियर होती जाएंगी। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक ग्रेविटी। इसके अंदर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, ग्रेविटी खुद भी पढ़ी क्या है, और हाइट और डेप्थ के साथ फर्क भी पढ़ा। अब अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद सैटेलाइट और फिर चैप्टर हमारा ओवर है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, बढ़ते रहे, बढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। ख्याल रखिए अपना। स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों जल्दी से।